Now see, now see the concepts of the marketing. एक्चुअल में देखो हमारे पास ना बहुत सारे डेफिनेशन है मार्केटिंग की. एक्चुअल में मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग का एक सिंपली मीनिंग है कि हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को एक इंटीग्रेटेड क्या है प्रोसेस है क्या, यानी कि एक एंटायर सिस्टम कि जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है एज पर दी कस्टमर ओरिएंटेशन के साथ. और हमारा मेन पर्पस क्या होता है मार्केटिंग में कि हमें कस्टमर की वांट्स को रिकॉग्नाइज करना है. द मेन पर्पस इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर. एंड हम कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? जस्ट टू रिकॉग्नाइज द वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड एंड्स ओनली आफ्टर द वांट्स आर सेटिस्फाइड. ठीक है, कि जैसे ही वांट्स क्या हो जाएंगी, हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तभी हम हमारा मार्केटिंग का वो जो एंटायर प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट इज द की कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है, तो आपको मार्केटिंग में कौन कौन से मेन कंसेप्ट को ध्यान में रखना है. हमने मेन आपको ये मैंने बार बार समझाया कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में एक ही डिफरेंस है. क्या है? मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में एक यही डिफरेंस है कि हमारे पास मार्केटिंग में हमें कस्टमर के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है. ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाइड कब होंगे? कि जब हम उनकी वांट्स, जब हम उनकी नीड्स को इजीली आइडेंटिफाइड कर पाएंगे. सो मार्केटिंग बिगिंस विद ह्यूमन नीड्स एंड वांट. तो मार्केटिंग है वो किसके साथ शुरू होता है? मार्केटिंग शुरू होता है ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन की नीड्स और यानी वांट्स के साथ. तो मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द ह्यूमन नीड्स एंड द वांट्स. क्लियर? नीड्स आर द फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ द सम सेटिस्फेक्शन. देखो इसको डिटेल में समझेंगे. ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमें कोई भी वर्ड आपके पास गिवन हो, आप उसे एग्जैक्टली क्या उसका आंसर ये है बता सको. अब मेन चीज देखो, जो हमारी सेटिस्फेक्शन थी, ठीक है, देखो मेरी कुछ सेटिस्फेक्शन हैं, ठीक है, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है. या फिर आप ये कह लो कि जो सेटिस्फेक्शन जो थी या मेरी जो कुछ नीड्स थी वो क्या हो गई है, वो ऐसा मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, वो मेरी नीड्स क्या हो गई है, दब गई है. तो अगर मुझे वही ऐसा फूड, ऐसे कोई भी क्लॉथ, ये सब चीजें मुझे मिल जाती हैं, ठीक है, ऐसी कोई कि मान लीजिए कि मुझे इस तरीके की ड्रेस लेनी है जो कि मुझे नहीं मिली, मैंने एक बार देखी थी, मैं दोबारा गई तो वो मतलब सोल्ड आउट हो चुकी थी, फिर मुझे वो दोबारा से नहीं मिली. तो ये सब क्या है? ये सब मेरी एक वांट्स है, ठीक है, डिजायर है. और मेन चीज हमें मार्केटिंग के कंसेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारी नीड्स होती है. ठीक है, हमें पहले उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट इज, और जो ये नीड्स हैं ये हमारी क्या होंगी, बेसिक नीड्स तो होती हैं. ठीक है, उसके बाद हम कुछ नीड्स को क्या, हमारे पास बेसिक नीड्स है और बाकी की हम नीड्स को डेवलप भी कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है वांट्स. वांट्स माने द डिजायर. देखो मेरे पास नीड्स यानी कि ये मेरी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है. वांट्स की ये जो मेरे पास क्या है, मैं इस चीज को चाहती हूँ, ये मेरा वांट्स है. एंड नेक्स्ट इज द डिमांड. डिमांड क्या होता है? डिमांड बाबू यहाँ मैंने लिखा हुआ है वांट्स प्लस परचेजिंग पावर. अगर मैं इसी वांट्स में परचेजिंग पावर को क्या कर दूं, ऐड कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी वांट्स में परचेजिंग पावर को ऐड कर दूं, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इसी वांट्स में परचेजिंग पावर को ऐड कर देती हूँ, यानी कि मैं चाहती भी हूँ उस चीज को परचेज करना और मैं कैपेबल भी हूँ उस चीज के लिए, ठीक है, तो यानी कि मैं दुकान के पास जा रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड्स बोलते हैं. तो मेन मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटर क्या इन्फ्लुएंस करना चाहता है, मार्केटर चाहता है कि जो कस्टमर की नीड्स हैं, जो कस्टमर की वांट्स हैं, वो उसकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाएं. वो उसकी डिमांड में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगी उसे हम
मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट है। तो नाउ द पीपल नीड द फूड, एयर, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर टू लिव, सो दीज आर दी अवर नीड्स। ठीक है, दीज नीड्स एग्जिस्ट इन द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी एंड मार्केटर्स डू नॉट क्रिएट देम। ऑब्वियसली मार्केटर्स इन्हें क्रिएट नहीं कर सकता, ये नीड्स है कि मुझे खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मुझे वाटर चाहिए, एयर चाहिए, तो ये मैं इन नीड्स को नहीं कर सकती। मार्केटर्स क्या कर सकता है, मार्केटर्स को उनको क्या करना है, जो उनकी नीड्स हैं, उनकी वांट्स है, उन्हें कन्वर्ट करना है किसमें, डिमांड में। क्लियर? सो मार्केटिंग का यही मेन कंसेप्ट है कि सामने वाले की नीड है, भाई मैं भी गेहूं को बेच रही हूँ, सामने वाला भी गेहूं को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। ठीक है, और मेन चीज है जो कस्टमर है वो किससे लेगा, तो मेन है कि मुझे उसे किसमें कन्वर्ट करना है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है डिमांड में। ठीक है, तो वांट्स आर डिजायर, तो वांट्स क्या है, डिजायर है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स। ह्यूमन नीड्स आर फ्यू, ह्यूमन नीड्स तो बहुत ही कम है, बट वांट्स आर मैनी। तो ध्यान रखना, नीड्स तो कम ही होती है ना, ठीक है, पर लेकिन जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है। कि जैसे कि मुझे आज डोसा खाना है, काम दाल चावल से पेट भर जाएगा लेकिन खाना डोसा है। ठीक है, पिज्जा खाना, तो ये मेरा वांट्स में आते हैं। तो ह्यूमन वांट्स जो होती है वो कंटिन्यूली हमारे पास फैमिली, स्कूल, इन सब के द्वारा शेप होती है। मेन मुझे आपको यही समझाना है कि जो डिमांड्स हैं वो एक वांट्स होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। ठीक है, हमारे पास नीड्स और वांट्स में ऐड कर देती हूँ अगर मैं, क्या, परचेजिंग पावर, यानी कि मैं, मुझे उस चीज को परचेज करने की भी पावर है, दैट इज द डिमांड। तो हमारे पास मार्केटर का यही मेन रोल है, क्या, कि हमें नीड्स और वांट्स को कन्वर्ट करना है डिमांड में। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेकंड वन इज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्रोडक्ट और सर्विस का मतलब है, एक कस्टमर प्रोडक्ट को कैसे देखता है, कस्टमर प्रोडक्ट को ऐसे नहीं देखता कि ये एक सिंपली गुड्स है, नहीं, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी को क्या देखूंगी, कि ये पानी जो है कि ये मेरी यानी कि थर्स्टीनेस को बचा सकता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, वाटर। ठीक है, यानी कि वो मेरी एक क्या हो गया, प्रोडक्ट। आप में से कोई एक्सप्लेन करो क्या होगा प्रोडक्ट, और क्या डेफिनेशन है, एनीवन? कमेंट कर दो, चैट बॉक्स पे लिखो, बताओ ना। बिल्कुल ठीक बोला, मेरे लिए प्रोडक्ट वो है, मानसी ने बिल्कुल सही बताया कि विच इज कैपेबल ऑफ फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स, सेटिस्फाइड द वांट्स, गुड। मीनू ने भी बिल्कुल सही बताया, एग्जैक्टली वर्ड। देखो प्रोडक्ट का मतलब एक सिंपली आर्टिकल नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब एक वो चीज है कि जैसे कि मुझे क्या लग रही है, भूख, भूख लग रही है, उस केस में जो मैं चीज, मतलब जो मैं चीज खाती भी नहीं हूँ, लेती भी नहीं हूँ, लेकिन भूख लग रही है, मैं फिर भी वो चीज को ले लूंगी, तो वो मेरी क्या हो रही है, या तो एक प्रोडक्ट है, या तो आपकी नीड को पूरा करेगा, कि जैसे कि मैंने कहा कि उस समय मुझे जो भी कुछ मिल जाएगा वो मेरी क्या होगा, भूख को कंप्लीट करेगा, यानी कि उसे फुलफिल करेगा, तो वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। या मैंने कहा कि मुझे ना डोसा ही खाना है, तो ये मेरी क्या हो गई, वांट हो गई है। ठीक है, तो यानी या तो मेरी नीड है या मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, इसका मतलब कि मेरे पास जो मेरी नीड और वांट को कोई भी मार्केटर के पास, चाहे वो, मान लीजिए कि मेरी नीड है, कि देखो मैं जब तक मुझे कोई किसी चीज की नीड नहीं होती मैं उसे परचेज नहीं करती। ठीक है, तो मैंने ये इसके लिए ना आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन भी ये कर दिया है, पेंसिल से लिख भी दिया है। और ये जो डिमांड है, जब तक
हम डिमांड नहीं करेंगे जब तक मुझे ये नजर नहीं आएगा कि जो मेरा सामने जो मार्केटर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो क्या है, वो मेरी नीड को या मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही प्लीज अंडरलाइन, अंडरलाइन तो नहीं, आप ये प्लीज लिख भी लेना। तो ए प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग that can be offered to satisfy a need or want. For example, a fast food restaurant supplies goods. ठीक है, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो कि गुड सप्लाई करता है, सर्विसेज भी हैं। ठीक है, द जॉब ऑफ मार्केटर इज नॉट जस्ट टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं बताने पड़ेंगे, मुझे ये भी बताना पड़ेगा अगर कोई कस्टमर उस रेस्टोरेंट में आएगा तो उसकी कौन सी नीड और कौन सी वांट पूरी होंगी। तो मुझे उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि हम यहाँ पे चाइनीज आइटम देते हैं, हम यहाँ पे इंडियन डिशेस हैं, यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के हैं, यहाँ पे आपके पास ठीक है सर्विसेज भी है, सिटिंग है, कि जैसे लिखा है कि वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, थीम कैसा है, ठीक है, कि वहां पे तो इस टाइप का प्रोडक्ट, चाहे आपके पास किस भी टाइप के सर्विसेज हो या आइडियाज हो, अगर हमें जिस मार्केटर के प्रोडक्ट्स और आइडियाज हमारी नीड्स को वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमेशा डिमांड उसी प्रोडक्ट की होगी। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे मुझे सीखने को सिंपली मिला कि मार्केटर को ये समझना है मुझे अपने गुड्स को बेचना है, मुझे ये जानना है कि मेरा ये जो गुड्स है इसका जो है मैं अगर ज्यादा प्राइस रख रही हूँ या मैं इसे कम रख रही हूँ, यानी कि मैं कौन सी मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड कर रही हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नीड्स में है या वांट्स में है। नीड्स में है तो ऑब्वियसली वो सोल्ड आउट होगा ही होगा, वांट्स में है तो मुझे कौन कौन से ये यानी कि मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसे डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन, द वैल्यू कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। देखो दोनों चीज में बहुत फर्क है। ठीक है, कि देखो पहले तो मुझे क्या लगता है, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक दो लाइन स्टार्टिंग में भी बोली थी कि कस्टमर को कभी भी लगता है ना कि ये चीज अगर 100 रुपीज की है और लेकिन मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा है कितने का, मुझे बेनिफिट मिलेगा 1000 का, तो मैं उस चीज को डेफिनेटली परचेज करूंगी। तो दैट इज द वैल्यू। वैल्यू हो सकती है कि मान लीजिए कि किसी को क्या है, डेंगू है, तो उसके लिए कोकोनट वाटर यानी कि जो ये वाटर है कोकोनट का, नारियल का पानी, तो अगर उसको सस्ते में भी मिलेगा या महंगे में भी, यानी कि अगर उसको सस्ते में मिल रहा है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसे महंगे में भी मिलेगा वो तभी भी उस चीज को लेने के लिए क्या है, रेडी होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी जो वैल्यू है उसकी नजर में, ठीक है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू काफी ज्यादा है और जो कि उसकी नीड्स को उस समय, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास है इसमें, तो हमें यही देखना है, दैट इज द वैल्यू कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और देखो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कब आती है, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तभी आती है या तो उस वैल्यू उसके कॉस्ट के इक्वल हो या उसकी वैल्यू क्या हो, कॉस्ट से ज्यादा हो। तो वैल्यू मीन द कस्टमर्स एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट ओवरऑल कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स। ठीक है, कि उस की नीड्स को, उस प्रोडक्ट में कितनी कैपेसिटी है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की। सो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द प्राइस विच द कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। कॉस्ट वो प्राइस है जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने आपको वही जो कोकोनट ऑयल का पानी, वो जो एग्जांपल दिया, ठीक है, इसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर किसी की तबीयत क्या है, ठीक है बिल्कुल, पर उसको उस टाइम पे वो बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसके लिए जो उसकी वैल्यू उतनी इक्वल नहीं है, उसको वो बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। सो कंज्यूमर्स चूज अ प्रोडक्ट which will give highest satisfaction at a given
कॉस्ट, ठीक है, जो कि उसे गिवन कॉस्ट पे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को दे सके, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि ये एयरलाइंस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। अगर हम एयरलाइंस में कंपेयर करते हैं कि अच्छा फेयर जो है, मान लीजिए दूसरी एयरलाइंस का 100-200 रुपीज ज्यादा भी है, हमने देखा कि उस पे जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। एक सेफ है, पंचुअल है, रिलायबल एयरलाइंस है। द मेन थिंग कि पहले हमने चेक किया कि इसका कोई भी जो प्लेन है ना तो वो क्रैश हुआ, ना मिसिंग है, ना कुछ है, क्लीन है, ठीक है, एफिशिएंट सर्विस है, और अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है टाइमली। अगर ये फ्लाइट कैंसिल होती है तो ये इमीडिएटली मैसेज कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और कभी भी अगर कुछ गलत होगा तो ये एक अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं। तो हम तो कस्टमर कभी कभी प्रोडक्ट को लेने के लिए प्राइस नहीं देखता, वो सेटिस्फेक्शन को देखता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज एंड द ट्रांजेक्शन। देखो द मेन थिंग इज, हम क्या कर रहे हैं, कोई अपने घर के लिए तो सामान नहीं मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, द मेन थिंग कि एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हाँ आपके पास क्या है, ये सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स गुड सर्विसेज देगा, किसको देगा, कस्टमर को। कस्टमर ने उसे क्या दिया, मनी दिया। दैट इज द मार्केटिंग का ये मेन कंसेप्ट है कि हम उसे अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसे जो है इस चीज के लिए कर रहे हैं कि जब हमें मनी मिलती है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन होगी या एक इवेंट होगा, ठीक है, और उस इवेंट से दोनों को बेनिफिट है। कस्टमर को गुड्स मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, सप्लायर को क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है। सो मार्केटिंग एक हमारा एक्सचेंज है, एंड ट्रांजेक्शंस, that is the process of obtaining a desired product from someone by offering something in return, obviously, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पे कोई सेवा नहीं करनी है कि या फिर मैं अपने गुड्स को फ्री में दे रही हूँ, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। और दोनों ही पार्टीज क्या होंगी, बेटर ऑफ होंगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एटलीस्ट टू थिंग्स तो ऑफ वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है कि जब कभी भी कस्टमर गुड्स को लेके गया है, परचेज करके जाता है सप्लायर से, तो होता क्या है, जब वो सप्लायर से परचेज करके गया है गुड्स को, तो उसको एक क्या मिलती है, मैमो मिलती है, या तो उसको एक प्रूफ की, ठीक है ना, उसने वहां से रिसीट्स ले ली, उसने उस कैश मैमो को जो रिसीव किया, अगर वो गुड डिफेक्टिव मिलता है, मान लीजिए आपने लैपटॉप लेके आए हो, 1 महीने के अंदर वो आपको डिफेक्टिव मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर वो 1 मंथ के अंदर आपको डिफेक्टिव मिल रहा है तो आप उसको जाके क्या करोगे, वहां पे जो भी कस्टमर केयर पे जाओगे या फिर उन्हें रिटर्न करोगे, ठीक है, कि इसमें ये डिफेक्ट है, हमें सॉल्व करके दो। सो दिस इज एन एग्रीमेंट, सर्टेन काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। ट्रांजेक्शन तो तभी होते हैं ना कि जब एक एग्रीमेंट तक हम एक पहुंच पाते हैं, एक रियल। तो मार्केटिंग हमें कोई एक वैसे लेवल की मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक बात कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन में तभी होगी जब एक एग्रीमेंट तक हम रीच करते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन मार्केटर अपने उस एग्रीमेंट को पूरा करता है, उस एग्रीमेंट को कौन मार्केटर सेटिस्फाइड करेगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर एटलीस्ट टू थिंग्स ऑफ द वैल्यू, एग्रीड अपॉन कंडीशंस, अ टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, ये तो लिखा ही होगा ना, क्योंकि 1 साल हो गया है तो अब तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, वो रिप्लेसमेंट, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। आप प्लेस ऑफ द एग्रीमेंट के कौन सा प्लेस है, a legal system which enforces compliance on the part of both the parties। एक लीगल सिस्टम है जो कि दोनों ही पार्टी को क्या करेगा, बांधे रखेगा। मान लीजिए कि सप्लायर ने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको ये गुड्स वापस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया था, और लेकिन आपके पास एक प्रूफ है, तो आपके पास प्रूफ है तो उसे सप्लायर को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या तो बाय लीगल वे से या इलीगल, जो भी वे से आप उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। तो इलीगल वे तो बिल्कुल भी नहीं अपनाते, ठीक है। तो इलीगल में क्या होता है कि हमारे पास हमें ही डर है, तो एक लीगल
सिस्टम से हम चीज उस चीज को बाइंड कर सकते हैं। द मेन थिंग इज द एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्या लिखा है, दैट इज अच्छा एक मिनट, रिलेशनशिप्स एंड द नेटवर्क। यस, जब तक आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करोगे, तब तक एक लॉन्ग सेटिस्फेक्शन आपको नहीं बिल्ड होगी, आप प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाओगे। मेन थिंग है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ट्राई टू आस्क देम कि क्या रीजन है, वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। अब मेन चीज कैसी मार्केटिंग हो रही है, रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर कंसर्न किया जा रहा है। सर्विसेज में क्या होता है, रिलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे कि ये जो हमारे कस्टमर्स बहुत वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये हमारी कंपनी के, हमारी फर्म के बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। सो मार्केटिंग, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, सिंपली अपने गुड्स को ही सेल नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स, तो एक हमें इन सब के साथ एक अपना नेटवर्क, जहां पर बिजनेस वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको सप्लायर्स की भी नीड है, उसे कस्टमर्स की भी नीड है, तो उन सब के साथ उसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को फ्रेम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, द मार्केटर्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स। तो मार्केटर्स का मतलब क्या है, हमें एक मार्केटर्स की भी जरूरत है, जो कि यानी कि इस काम में एंगेज होता है, एक्सचेंज करने के वर्क में एंगेज हो, ठीक है। ही इज सीकिंग टू रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पार्टी, आइदर टू सेल समथिंग और टू बाय समथिंग, ठीक है ना। मतलब वो एक रिस्पॉन्स चाहता है दूसरी पार्टी से। मान लीजिए कि वो सेलर है, तो वो चाहेगा कि अपने गुड्स को सेल करना, ठीक है। अगर वो बायर है तो वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगा। तो हमारे पास एक मार्केटर भी एक मेन रोल प्ले करता है। किस तरीके से मार्केटर कैसे अपने कस्टमर्स को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मार्केटर है वो कस्टमर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये सभी एक कंसेप्ट में है। देखो मेन क्या होती है, आपके पास पहले क्या होगी, नीड से वांट से डिमांड है, ठीक है। नीड्स वांट्स को कन्वर्ट किया जाता है मार्केटर डिमांड में। फिर जब कस्टमर्स को ये लगता है कि ये इस प्रोडक्ट से मेरी जो नीड्स वांट्स क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि इस प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उस चीज को वो परचेज करेगा। तो दिस इज द वैल्यू कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो उसको भी ये कंपेयर करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांजेक्शन करेगा, एक्सचेंज होगा, ट्रांजेक्शन होगी, और यहीं पे ही बिजनेस का काम क्या होता है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे जुड़े रहिए, उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखिए। कि जैसे आपने देखा होगा विशाल, मेगा मार्ट, या जितने भी ये सारे हैं स्टोर्स, अपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, ठीक है, क्या डिस्काउंट्स देते हैं। तो ये एक मेन टारगेट होता है किसका, मार्केटर्स के द्वारा किया जाता है। तो देखा जाए ये एक एंटायर क्या है, प्रोसेस है हमारे की मार्केटिंग कंसेप्ट में। क्लियर? अब मेन चीज है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज अ मार्केट। आप कहाँ करोगे, ऑब्वियसली कहीं आसमान पे तो करोगे नहीं, एक जगह चाहिए आपको, एक प्लेस चाहिए। सो मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज द प्लेस और जियोग्राफिकल एरिया। ये क्या है, प्लेस है और एक जियोग्राफिकल एरिया वेयर बायर सेलर मीट्स एंड एंटर्स इनटू ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, कि जहाँ पे बायर सेलर्स ट्रांजेक्शन पे कर सकते हैं। सो एनी बॉडी ऑफ द पर्सन हु आर इन इंटीमेट बिजनेस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब है एक बार इसको वैसे ही अंडरस्टूड कर लेते हैं, नेचर ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग के कौन कौन से नेचर्स हैं, या मार्केटिंग के कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। द मेन थिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अभी हमने देखा ना कि मार्केटिंग में काफी कुछ इन्वॉल्व है, हमें प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करना होता है। प्रोसेस, तो मार्केटिंग एक हमारा इंटीग्रेटेड है,
ठीक है। मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, ये तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। हम सेलिंग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ना ही ये मेरा प्रोडक्शन कंसेप्ट है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, हम गुड्स को खाली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम गुड्स को सिर्फ प्रोड्यूस करना है। सेलिंग में हमें सिर्फ गुड्स को सेल करना है, उसके बाद क्या होगा हमारा उसका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मार्केटर को पता है मार्केटिंग कंसेप्ट में कि सेल करने के बाद ही हमारा असली वर्क स्टार्ट होता है, दैट इज इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कस्टमर। तो मार्केटिंग इज अ सिस्टम, मार्केटिंग एक सिस्टम है। क्यों, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग सब सिस्टम्स में इंक्लूड है कि जैसे कि हमें इनपुट्स कहाँ से लेना है, ठीक है, कि अब है सोसाइटी, सोसाइटी में हम कहाँ से लेंगे, कि हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर हमें उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना है कि मुझे सोसाइटी से ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुझे हमारे पास इस समय क्या चल रहा है, इस समय कस्टमर की कौन सी नीड्स हैं। आपने देखा अभी फिलहाल सैनिटाइजर का, मास्क का, ये सब एक न्यू बिजनेस के तौर पे एमर्ज हो रही हैं, ठीक है। एक स्मॉल जो कंपनी है, स्मॉल जो फर्म्स हैं वो भी, और एक इवन लार्ज फर्म्स भी सैनिटाइजर्स के में इन सब में क्या एंगेज है, क्योंकि हमने ये इंफॉर्मेशन क्या क्या से कस्टमर से इंफॉर्मेशन ली, और ठीक है, और हमने उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करके। सो मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली मार्केटिंग हमारा टोटल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। मान लीजिए कि हमारे पास इकोनॉमिक है, अभी क्या हुआ था कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कि जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो हमने भी क्या करना पड़ा, अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, वर्क फ्रॉम होम हुआ तो उस एक्टिविटीज को हमने फॉलो करना पड़ा। सो मार्केटिंग ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टोटल एनवायरनमेंट which comprises economic, social and legal, political, international and other forces, जो कि ठीक है, या हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, अदर फोर्सेस में इंक्लूड हैं। तो मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट। अगर इन सभी एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा तो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होगा, और वो कम्प्लीटली इसी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होंगे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज क्रिएटिव। यस, मार्केटिंग एक क्रिएटिव है, क्योंकि मार्केटर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को खुद भी क्रिएट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी कि उसे हमें किस टाइम तक रीच करना है, फ्यूचर में उस गुड्स को हम कैसे यूज कर सकती हैं। आज वो गुड्स हमारे यूजफुल नहीं है, लेकिन हमें उसे फ्यूचर में किस तरीके से संभाल के अपने गुड्स को रखना है, ठीक है। तो मार्केटिंग इज क्रिएटिव। अगर मेरा गुड्स बिक नहीं रहा है, सोल्ड आउट नहीं हो रहा है, तो मैं उसे किस तरीके से न्यू में कंप्लीट कन्वर्ट करूं कि जिससे मेरी कॉस्ट भी कम आए। सो मार्केटिंग क्रिएट्स करता है टाइम, प्लेस, possession, ठीक है, यूटिलिटीज। टाइम यूटिलिटीज इज क्रिएटेड बाय रिजर्विंग गुड्स फॉर यूज इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैं फ्यूचर में गुड्स को यूज करके टाइम यूटिलिटी को सेव कर सकती हूँ। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी, का मतलब क्या है कि मुझे ये गुड्स आगे कहाँ पे यूटिलाइज होंगे उस चीज के बारे में भी एनालाइज करना। तो एक मार्केटिंग एक कंप्लीटली क्रिएटिवनेस है, आपको अपनी क्रिएटिवनेस हर जगह दिखानी है। गुड्स में दिखा सकते हो आप, उसकी लेबलिंग को चेंज करने में, आप उसके टाइम यूटिलिटी में कि कैसे कम टाइम में कस्टमर के पास ये पहुंचे, ठीक है, आप उसके प्लेस में भी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली दोनों के लिए ही ये गोल ओरिएंटेड है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है। बायर क्या चाहता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करना, और सेलर, सेलर को क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। जब तक ये दोनों का ही गोल पूरा नहीं होगा मार्केटिंग नहीं हो सकती। अब है मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस। यस, मार्केटिंग एक आर्ट कैसे, बिकॉज आर्ट में एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है, आर्ट में हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो आपको भी तो वही चीजें करनी है। आपकी अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में क्या नॉलेज है, किस तरीके से उसे अप्लाई करना है कंज्यूमर्स के ऊपर,
एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। आपके पास एक कस्टमर क्या हो गया, जुड़ गया है, तो आपको उसे बार बार कि वो आपके वहीं से ही परचेज करे, क्या करना है, उनको इन्फ्लुएंस करते रहना है। सो एक मार्केटिंग इज एन आर्ट। साइंस कैसे है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस में हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मार्केटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स अब धीरे धीरे देखो फ्रेम हो रहे हैं। साइंस में भी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं। सो एक मार्केटर भी उसे किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, किस तरीके से उसे वर्क अच्छे से करना है। बहुत सारी अब मार्केटिंग की क्या है, बुक्स भी अवेलेबल है। सो मार्केटिंग में भी हमारे पास एक फुल क्या है, बॉडी है, ठीक है, नॉलेज की, तो जिससे हम इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, इन सब से ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज वाइडर देन द मार्केट। देखो मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब सिर्फ वही चीज है कि जहाँ पे पोटेंशियल बायर्स हैं और जो सेलर्स है वो दोनों चीजें हैं। लेकिन मार्केटिंग में क्या है, सिर्फ बायर सेलर्स के होने से ही नहीं काम चलेगा। हो सकता है कि वहां पे कुछ लोग सोच रहे हो, कुछ लोग एनालाइज कर रहे हो कि हमें आगे चल के फ्यूचर में कैसी प्लानिंग करनी है। सो वो सारे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भी होते हैं जो कि प्लानिंग में, प्राइसिंग में, प्रमोटिंग में इंक्लूड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब एक मूवी आती है, तो उस मूवी को प्रमोट करने में कितने लोग लगे होते हैं। सो दैट इज द मार्केटिंग। और एक मार्केट की एक मूवी हॉल पर आएगी, दैट इज द मार्केट की, वहां पे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो मीट कर रहे हैं, तो दैट इज द मार्केट। लेकिन मार्केटिंग में बहुत सारे अलग इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज सब होती है। मार्केटिंग इज परवेसिव, यस इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस। मैं एक बिजनेस की बात कर रही हूँ, आपका एक बिजनेस है, आप कहोगे कि मैम मेरा गुड्स का बिजनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका सर्विस का तो बिजनेस है। सो मार्केटिंग इज परवेसिव, मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, में रिक्वायर्ड है। अगर हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, या कोई भी सोशल या अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या है, अर्न करना है, ठीक है, या फिर उसका मेन मोटिव क्या है, एजुकेशन देना है, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज को भी करना है, उसके लिए भी हमें किस तरीके से कस्टमर को अवेयर करना है, किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है, वो हमारा एक मार्केटिंग एक्टिविटीज ही कर सकती है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग का हमारा एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं मार्केटिंग के, ये बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन है, हमें क्या करना होता है, सभी एक्टिविटीज को कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस करना है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर हमें उन सभी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है। सो कस्टमर ओरिएंटेड philosophy is adopted by all the departments to build and maintain mutually beneficial relationship with the customers। तो customers के साथ mutually beneficial relationship को बनाना, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली, कि हाँ जब तक हम एक कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, कस्टमर्स को हमने देखा कि उन्हें जो चाहिए था वो हमने पूरा किया, तो क्या उसके बदले में मार्केटर को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मार्केटर को एक रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, तो वो उसको मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी से। नेक्स्ट द सोशल सर्विस है, ठीक है। देखो एक बिजनेस स्टार्ट होता है, तो एक बिजनेस स्टार्ट होगा, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कितने लोग उनसे इंक्लूड होते हैं, उससे जुड़ते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो वो सर्विसेज अगर वही एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, सही प्राइस पे अपने कस्टमर को दें, इससे अच्छी कोई सर्विस नहीं है। कि वो एक क्या कर रहा है, अपना अर्न भी कर रहा है, और एक हमारे पास यानी कि नेचर में हम सभी पीपल को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज भी है। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस है या फिर रोल है मार्केटिंग के, कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, रोल्स हैं कि मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ अ बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस की वेलबींग के लिए, मतलब बिजनेस अगर चाहता है कि उसे आगे ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है,
बिजनेस अगर आगे फर्दर ग्रो करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए मार्केटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी ये काफी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बिजनेस के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी को क्या मिलेगा, सोसाइटी को अच्छे गुड्स मिलेंगे और अल्टीमेटली बिजनेस उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। अच्छा बिजनेस अर्न करेगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर, तो मार्केटिंग इज द डिस्टिंग्विशिंग एंड यूनिक फीचर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये उन सबसे क्या है, अलग फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है। नंबर वन, द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का देखा जाए एक फाउंडेशन क्या है, यही एक मेन एक इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि कस्टमर है, कस्टमर के ऊपर हमारा जो है कंप्लीट बिजनेस डिपेंड करता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंस हो, पर्सनल, ठीक है, अदर एक्टिविटीज है बिजनेस की, रिवॉल्व अराउंड द मार्केटिंग। तो वो मार्केटिंग के चारों ओर घूमती है, मार्केटिंग के चारों ओर रिवॉल्व करती है। मार्केटिंग हैज बिकम वाइटल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेफरेंसेस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इम्पोर्टेंस है कि अगर एक बिजनेस को क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, सो उसे मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। सो मार्केटिंग इज ओनली द सोर्स ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। क्लियर। थर्ड इज सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स की नीड को क्या करना है, हमें कस्टमर्स की नीड को पूरा करना है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करना है। सो मार्केटिंग सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स एंड डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, कि हमें किस तरीके के कंजम्पशन के पैटर्न को बताता है। देखा जाए तो मैं ये कहूँ कि मैंने ये देखा कि जो टॉप मोस्ट बिजनेसेस हैं उसमें से जो भी कस्टमर्स हैं वो इस तरीके के प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो मैं उनका टेस्ट बता सकती हूँ। तो मार्केटिंग की खुद की इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस क्या देती है, वो देती है इम्पोर्टेंस कस्टमर्स को, कि कस्टम की जब से मार्केटिंग एक्टिविटीज आई हैं, कस्टमर्स के जो नीड्स हैं, चाहे वो एक भी कस्टमर की नीड्स हैं, क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो मार्केटिंग क्या प्रोवाइड करती है, पीपल को अलग अलग वेराइटीज ऑफ गुड्स दे रही है। तो अच्छा है ना कि उन्हें एक रीजनेबल प्राइस पे एक बेटर क्वालिटी का गुड मिल रहा है, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अच्छा होगा। अगली बार वो टेस्ट करेंगे, अच्छा ये जो इतना ये गुड्स कितनी, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो मुझे अगली बार भी उसी क्वालिटी का गुड्स लेना है। सो मार्केटिंग आप इस चीज के भी देखो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कस्टमर्स में मेन चीज है कि कस्टमर्स यही सेम चीज चाहते हैं, एक प्रोडक्ट के वो किस तरीके की यूजेस हो सके, ठीक है। अब न्यू न्यू अब आपको हर, ठीक है, एंड्रॉयड फोन मिल रहा है 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 4,000 में। स्टार्टिंग में तो वो जो कीपैड फोन थे वो भी इतने में नहीं आते थे, ठीक है। पर अब क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है ऑब्वियसली, कि चाहे पीपल कितने लोग, ठीक है, गुड्स को सेल कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग होती है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट भी करती है, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो क्या है ये मार्केटिंग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यस, अगर एक इकोनॉमी में क्या होगा, अच्छे अच्छे बिजनेसेस होंगे इकोनॉमी में, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगी, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उससे उसका जो नेशन है वो भी डेवलप होगा और उसे भी टैक्सेस मिलेगा और वो भी आगे क्या करेगा, मूव करेगा। सो दिस इज द अवर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन भी हमारा क्या करेगा, डेवलप करेगा। क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंस में भी आपको ये पता चलेगा
कि अब मेरा ये जो प्रोडक्ट है, ये कौन सा मेरा प्रोडक्ट कस्टमर्स के द्वारा ज्यादा लाइक किया गया है और कौन सा नहीं, कि मुझे आगे फर्दर में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये सब डिसीजन हमें कब पता चलते हैं, जब हम कस्टमर्स के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर से उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे, पूछेंगे कि कौन से प्रोडक्ट ने उन्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी, या उन वो सेटिस्फाइड कौन से गुड्स के साथ है। सो ये हमारा फर्दर डिसीजन लेने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर। अब एक बार ये देखिए, चार्ट में हमने क्या स्टडी किया, चार्ट में हमने स्टडी किया है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, in generation of the employment, customer satisfaction, higher standard living and higher living standards and development of the nation। ठीक है, थोड़ा सा जो कंसेप्ट है एक बार और आगे देख लेते हैं। अच्छा, आगे ही काफी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये ठीक है, एक बार आपको किसी को भी कोई डाउट है अब तक के में पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? रिस्पॉन्स करो।